पूरी दुनिया के इंसान अचानक एक अजीब से हादसे का शिकार हुए। सब के सब एक साथ एक रहस्यमयी नई दुनिया में पहुंचा दिए गए। यहाँ का नज़ारा होश उड़ाने वाला था। पूरे के पूरे शहर, बीच बाजार और बड़े बड़े होर्डिंग्स बादलों के बीच आसमान में उड़ रहे थे। हर किसी के दिल में एक ही उम्मीद थी कि इस नई दुनिया में कदम रखते ही उन्हें कोई जादुई ताकत मिलेगी। मुझे भी लगा था कि जब मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं एक महान एसएसएस रैंक का भविष्यवक्ता बनकर जागूंगा। लेकिन अफसोस, जब होश आया तो सामने सिर्फ धुंधलापन था। मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मेरा जन्म यहाँ के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था और आते ही तोहफे में मिला 30 लाख का भारी भरकम कर्ज। और वो जादुई ताकत, वो सिर्फ एक मामूली अक्षरों वाली भविष्यवाणी, टेक्स्ट प्रोफेसी बनकर रह गई थी। उत्तरी शहर के उस बेहद गंदे और गरीब इलाके की एक अंधेरी खाई में मैं मौत के कगार पर था। मुझे एक फटे हुए बोरे की तरह कचरे में बाहर फेंक दिया गया। एक भारी शरीर के जमीन से टकराने की आवाज गूंजी। वह मैं था। मेरी पीठ पर वार किया गया था और मैं काई से भरी एक ठंडी दीवार से जा टकराया। एक चीर देने वाला दर्द पलक झपकते ही मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। दर्द इतना भयानक था कि मेरे मुंह से चीख निकलने की ताकत भी छिन चुकी थी। मैं बस एक मरते हुए कुत्ते की तरह अपना मुंह फाड़े पड़ा था, पर आवाज गायब थी। तभी एक भारी और क्रूर आवाज गूंजी, पैसे लौटाओ, नहीं तो इस बिल्ली को मारकर खा जाओ। बोलने वाला कोई और नहीं, झाओ हूं था। उत्तरी शहर के अंडरग्राउंड सट्टेबाजी बाजार का एक बदनाम और खूंखार गुंडा। वह एक हट्टा कट्टा गंजा आदमी था, जिसके हाथ में मिश्र धातु एलॉय का एक भारी बेसबॉल बैट था। उस बैट से अभी भी ताजा खून टपक रहा था। और उस गंजे दानव के ठीक पीछे खड़ा था एक आदमकद जंगली सुअर, एक आयरन स्किन वाइल्ड बोअर, जो गुस्से में फुफकार रहा था। उसकी लाल सुर्ख आंखें जमीन पर बेबस पड़े मुझ जैसे 18 साल के अनाथ लड़के को घूर रही थीं। हाँ, मैं सिर्फ 18 साल का था। माता पिता पहले ही गुजर चुके थे और पूरे स्कूल में मैं इकलौता अभागा था जो इस ऊंचे ब्याज के कर्ज के नीचे दबा था। जाओ हूं आगे बढ़ा। उसने क्रूरता से अपना भारी पैर मेरी कलाई पर रखा और उसे पूरी ताकत से कुचलने लगा। वह हंसते हुए बोला, आज तो तुम्हारा जागने, अवेकन होने का दिन था, है ना? पूरे स्कूल में चर्चा थी कि हमारे युवा मालिक जादुई मंच पर आधे घंटे तक खड़े रहे। लेकिन अंत में क्या हुआ? जो अंडा फूटने वाला था उसमें से कोई हलचल ही नहीं हुई। हा हा हा, यहां तक कि उसे एक मरा हुआ बच्चा घोषित कर दिया गया। मैं कीचड़ में सना, दर्द से अपने दांत भींचे चुपचाप पड़ा रहा। मेरी आंखें दर्द और गुस्से से झाऊ हूं के जूतों को घूर रही थीं। मुझे तुम्हारी ये आंखें सबसे ज्यादा नापसंद है, झाऊ हूं चिल्लाया। 1 बजकर। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने हवा में अपना वह भारी बैट लहराया। उसके लिए जिसके पैसे नहीं है वह सिर्फ एक कचरा है, और कचरे की कोई कीमत नहीं होती। इसके हाथ पैर तोड़ दो, झाओ हू ने हुक्म दिया। उसका पालतू जंगली सुअर अपने मालिक का इशारा समझ गया और एक खौफनाक आवाज करते हुए सीधे मेरी तरफ झपटा। ठीक उसी पल मेरी जेब से वह धुंधला भूरे रंग का रहस्यमयी अंडा फिसलकर जमीन पर गिर गया। झाओ हू का बैट पूरी ताकत से नीचे आया। उसका निशाना मेरा घुटना था, लेकिन हड़बड़ी में वार चूका और सीधे मेरे टखने पर लगा। मांस का एक बड़ा टुकड़ा कटकर अलग हो गया। दर्द की एक भयानक लहर उठी और मेरा चमकीला लाल खून उस भूरे रंग के अंडे पर जा गिरा। पर यहां एक चमत्कार हुआ। वह खून जमीन पर बहने के बजाय उस अंडे के अंदर ऐसे समा गया जैसे कोई प्यासा स्पंज पानी सोख लेता है। देखते ही देखते उस मरे हुए अंडे के छिलके पर दरारें पड़ने लगीं। तभी दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। जबरन सक्रियण प्रक्रिया फर्स्ट एक्टिवेशन शुरू की गई। मेजबान, होस्ट के जीवन के लक्षण अत्यंत खतरे में हैं। वह अंडा पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। न तो कोई आसमान हिलाने वाली रोशनी निकली और न ही किसी पवित्र जादुई जीव के दर्शन हुए। वहां केवल एक छोटी सी चीज थी जिसका आकार सिर्फ एक नाखून के बराबर था। काले और लाल रंग की धारियों वाली वह छोटी सी चीज चुपचाप हवा में उड़ते हुए बाहर निकली। वह एक मच्छर था, दिखने में थोड़ा कमजोर और कुपोषित सा। तभी दिमाग में फिर वही आवाज आई। प्रणाली सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। जर्ग गॉड लेवल सिस्टम होस्ट से जुड़ चुका है। शुरुआती सैनिक एफ रैंक मॉस्किटो, रक्त रेखा विशेषता, रक्षा की अनदेखी करना, इग्नोर डिफेंस, घातक जहर फेटल वेनम, और परजीवी नियंत्रण। मैंने अपने दिल में पहला आदेश जारी किया। वह छोटा सा मच्छर हवा में ऐसी रफ्तार से उड़ा जिसे इंसानी आंखें देख भी नहीं सकती थीं। उसने लाल रंग की एक लकीर सी बना दी। उसने उस सुअर की लोहे जैसी सख्त चमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि एक सूक्ष्म मिसाइल की तरह सीधे सुअर के कान के अनप्रोटेक्टेड छेद में घुस गया।
तेजी से आगे बढ़ते हुए उस विशाल सुअर का शरीर अचानक बीच में ही ठिठक गया। उसकी आंखों की क्रूरता पल भर में गहरे खौफ और सदमे में बदल गई। वह दर्द के मारे पागलों की तरह सिर हिलाते हुए चीखने लगा। जंगली सुअर, तुम पागलों की तरह क्या कर रहे हो? झाओ हू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने मानसिक संपर्क से उसे शांत करना चाहा, पर उधर से सिर्फ अंतहीन दर्द और पागलपन वापस लौट रहा था। सिर्फ 3 सेकंड के भीतर अपनी बेजोड़ रक्षात्मक ताकत के लिए मशहूर वह सुअर अपने सातों अंगों से खून बहाने लगा। उसका वह भारी भरकम शरीर एक ढाते हुए पहाड़ की तरह जमीन पर आ गिरा और उसने दम तोड़ दिया। तुम तुमने क्या किया? झाओ हू घबराकर पीछे हटने लगा और फटी आंखों से अपने सुअर की लाश को देखने लगा। और मैं धीरे धीरे उस कीचड़ और पानी के बीच से उठकर खड़ा हो रहा था। मैंने चेहरे पर एक झाओ हू की आंखें फटी की फटी रह गईं। मच्छर? एक मामूली मच्छर? यह असंभव है। एक मच्छर भला मेरे आयरन स्किन वाइल्ड बोर की सुरक्षा को कैसे भेज सकता है? क्योंकि तुम बहुत नासमझ हो। मेरी आवाज भारी थी। चाहे वह कोई दिव्य ड्रैगन ही क्यों ना हो, अगर इस मच्छर का डंक उसमें ढस गया तो उसका मरना तय है। तभी सिस्टम ने कहा, लोह त्वचा वाले जंगली सुअर को मारने पर 50 शुद्धिकरण अंक मिले। संकेत, एब्डोमिनल पैटर्न, ताजे खून की तीव्र प्यास। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और झाओ हूं की तरफ देखा, जो अब डर के मारे लगातार पीछे हट रहा था। चूंकि तुम यहां आ ही गए हो तो अब मत जाओ। मेरे मच्छर का पेट अभी तक नहीं भरा है। कमीने लड़के, मैं आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। झाओ हूं आखिरकार एक मजबूत आदमी था। वह जोर से गुर्राया और अपना बैट हवा में लहराते हुए पागलों की तरह मेरी तरफ झपटा। मैं अपनी जगह पर बिना हिले डुले सीधा खड़ा रहा। मैंने बस हल्के से अपनी उंगली से एक इशारा किया। झाओ हूं का बैट हवा में बीच में ही थम गया। उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर कोई बहुत छोटी और ठंडी चीज चुभी है। इसके तुरंत बाद एक अवर्णनीय सुन्नता और लकवे का एहसास पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गया। ऐसा खौफ जैसे उसकी आत्मा को कोई निचोड़ रहा हो। उसकी वे भारी लाठी जमीन पर गिर गई। झाओ हू के दोनों हाथ अपनी ही गर्दन को दबोचने लगे। आंखें बाहर उबल आईं और उसका वह तगड़ा शरीर आंखों के सामने ही सूखने और सिकुड़ने लगा। ठीक 10 सेकंड के बाद झाओ हू जमीन पर ढह गया। वह पूरी तरह से हड्डियों और सूखी त्वचा का एक ढांचा बन चुका था। एक जागृत अवेकेंड को मारने पर 10 विकास अंक मिले। शिकार जारी रखने की सलाह दी जाती है। मैं लड़खड़ाते हुए जमीन पर बैठ गया, बड़े बड़े सांस ले रहा था। मेरी उंगलियों पर बैठा वह मच्छर, जिसका पेट अब खून से भरकर लाल और पारदर्शी हो चुका था, डरने की बजाय पागलों की तरह हंस रहा था। यही है असली ताकत। ऐसी ताकत जिसके बाद किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की चापलूसी नहीं करनी पड़ती। मैंने अपनी जीभ से होंठों पर लगी बारिश की बूंदों और खून के धब्बों को चाटा। मेरी आंखों में पागलपन उतरने लगा। जब तक मैं पर्याप्त लोगों को मारता रहूं, तब तक चाहे मैं सिर्फ एक मच्छर ही क्यों ना हूं, इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी एक दिन मेरे सामने घुटने टेककर मुझे अपना पूर्वज कहेंगे। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और लाशों को बेरहमी से पार करता हुआ आगे बढ़ गया। तियान लान प्रथम बीस टेमिंग अकादमी स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर महंगी महंगी लग्जरी कारों की कतार लगी हुई थी। शानदार यूनिफॉर्म पहने छात्र छात्राएं अपने अपने पालतू दैवीय जीवों बीस्ट के साथ हंसते बातें करते अंदर जा रहे थे। मैं अपनी पुरानी साझा साइकिल से उतर ही रहा था कि पीछे से एक व्यंग्य भरी आवाज सुनाई दी। अरे अरे, ये तो हमारा महान बेकार जीनियस वांगबातियन है। कुछ लड़के मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनका नेता था मोटा सा लड़का लिू चांग, जो ली आओतियन का सबसे बड़ा चमचा था। उसके पास सी रैंक का दाली डेमन ऐप विशाल बंदर था। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, सुना है कल जागरण अवेकनिंग के समय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं निकला, आखिर में तो हवा ही बुला ली थी। उसके साथ खड़ा विशाल बंदर भी अपनी छाती पीटकर जोर से दहाड़ा। आसपास के छात्र तमाशा देखने के लिए रुक गए और मजाक उड़ाने लगे। मैंने बिना कोई भाव दिखाए अपनी साइकिल लॉक की। न उनकी ओर देखा, न कोई जवाब दिया। कल रात के शिकार ने मुझे एक बात अच्छी तरह समझा दी थी। इस दुनिया में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, उसे ताकत से हासिल करना पड़ता है। लेकिन अभी स्कूल के गेट पर लड़ना सही नहीं था। यहां नियम बहुत सख्त थे। अगर किसी की हत्या हो गई तो तुरंत कानून व्यवस्था की टीम आ जाएगी, और फिलहाल मैं पूरे देश की ताकत से भिड़ने लायक नहीं था। मैंने ठंडी आवाज में केवल 2 शब्द कहे, रास्ता छोड़ो। लियू चांग गुस्से से चिल्लाया,
वाह, तेवर तो बड़े हैं। उसने हाथ हिलाया। उसका विशाल बंदर आगे बढ़कर मेरे रास्ते में पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। अंदर जाना है? ठीक है, पहले मेरे इस प्यारे बंदर के पैरों के नीचे से रेंग कर निकलो, फिर जाने दूंगा। भीड़ ठहाके लगाने लगी। मैं रुक गया। मेरी नजर उस लगभग 2 मीटर ऊंचे बंदर पर टिक गई। मेरा दाहिना हाथ जेब में था और मेरी तर्जनी उंगली धीरे धीरे हिल रही थी। ये मेरे हमला करने की आदत थी। मेरी आस्तीन के अंदर छिपा मिंगहे मच्छर मेरे इरादे को महसूस कर चुका था। वह उत्साह से अपने पंख रगड़ने लगा। मैं हमला करने का सही समय गिन ही रहा था कि अचानक पूरी भीड़ शांत हो गई। लोग अपने आप दोनों तरफ हट गए। एक उड़ने वाली लग्जरी कार धीरे धीरे आकर रुकी। दरवाजा खुला। उसमें से एक बेहद आकर्षक युवक उतरा। उसके कंधे पर एस रैंक का ड्रैगन बीस्ट बैठा हुआ था। उसे देखते ही लियू छेंग का चेहरा बदल गया। वह तुरंत चापलूसी करते हुए बोला, ली साहब, मैं तो बस इस आदमी को सबक सिखा रहा था। इसने अकादमी का नाम खराब कर रखा है। लियाओतियन ने अपने ड्रैगन को सहलाते हुए शांत स्वर में कहा, क्या कोई शेर सड़क के कुत्तों की परवाह करता है? आज नए छात्रों की परीक्षा है। ऐसे लोगों पर अपनी ताकत बर्बाद मत करो। चलो। ये कहकर वह बिना मेरी ओर देखे आगे बढ़ गया। जाते जाते लियो चांग मेरी तरफ घूरकर बोला, आज तो बच गया। दोपहर की युद्ध परीक्षा में रिंग के अंदर तेरा हिसाब करूंगा। सब लोग उसके साथ चले गए। मैं वहीं खड़ा उसकी पीठ को देखता रहा। मेरे होठों पर एक बेहद खतरनाक मुस्कान उभरी। शेर और आवारा कुत्ता? उम्मीद है जिस दिन तुम्हारा ड्रैगन मेरे मच्छरों द्वारा खून से खाली कर दिया जाएगा, उस दिन भी तुम्हारा यही घमंड कायम रहेगा। यह जगह कम स्तर के जंगली राक्षसी जानवरों से भरी हुई थी, जहां नए छात्रों को असली लड़ाई का अभ्यास कराया जाता था। आमतौर पर सभी छात्र समूह बनाकर और शिक्षकों की निगरानी में अंदर जाते थे, लेकिन मैं अकेला था। मैं मुख्य रास्ते को छोड़कर सीधे सबसे घने जंगल में घुस गया। मेरा यहां केवल एक ही उद्देश्य था, अपनी सेना बढ़ाना। मेरे सामने सिस्टम का पैनल खुल गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। बाहर आओ मिंगे। काला लाल मच्छर भनभनाता हुआ बाहर निकला और खुशी से मेरे चारों ओर उड़ने लगा। मैंने सामने झाड़ियों में जामुन खा रहे विंड रैबिट की ओर इशारा किया। जाओ, आज का भोजन तुम्हारा है। सामान्य छात्रों के लिए विंड रैबिट को पकड़ना बेहद कठिन था, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। लेकिन मिंगे की लॉक करने वाली क्षमता के सामने वह खरगोश मानो धीरे धीरे टहल रहा था। लाल चमक कौंधी। मिंगे ने एक ही पल में उसकी गर्दन में अपनी सूंड घुसा दी। लकवा मारने वाला जहर उसके शरीर में फैल गया। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह हिलना बंद कर चुका था। आधे मिनट के भीतर ही उसका पूरा खून चूस लिया गया और वह सूखी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। बहुत धीमा है। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो मैं लियाओतियन का मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगा। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। यही वह विकल्प था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने बिना देर किए स्प्लिट विभाजन सक्रिय कर दिया। मिंगे का शरीर कांपने लगा। उसका पेट तेजी से फूल गया। कुछ ही क्षणों बाद उसके शरीर से लाल मणि जैसे 10 छोटे अंडे बाहर निकले। हवा के संपर्क में आते ही वे तुरंत फूट गए। उनमें से मक्खी जितने छोटे लेकिन बेहद खतरनाक सैनिक मच्छर निकल आए। वे अपनी मां जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या ही उनकी असली था। उसका पेट तेजी से फूल गया। कुछ ही क्षणों बाद उसके शरीर से लाल मणि जैसे 10 छोटे अंडे हवा के संपर्क में आते ही वे तुरंत फूट गए। उनमें से मक्खी जितने छोटे लेकिन बेहद खतरनाक सैनिक मच्छर निकल आए। वे अपनी मां जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या ही उनकी असली ताकत थी। अब मेरे चारों ओर कुल 11 मच्छर मंडरा रहे थे। मेरी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग जल उठी। ये तो बस शुरुआत है। मैंने हाथ लहराया। जाओ, इस पूरे जंगल में जो भी जीवित है उसका एक एक कतरा खून चूस लो। 11 मच्छर छोटे छोटे लड़ाकू विमानों की तरह चारों दिशाओं में उड़ गए। कुछ ही देर में पूरा जंगल अजीब खामोशी में डूब गया। चूहे, सांप, जंगली सुअर जो भी सामने आया, सब उनका शिकार बन गया। एक बड़े जानवर के लिए एक मच्छर शायद मामूली हो, लेकिन जब 10 मच्छर एक साथ हमला करें तो वह ऐसा दर्द बन जाता है जिससे बचना असंभव है। सिस्टम लगातार सूचनाएं देता रहा। इवोल्यूशन पॉइंट जोड़ 1, जोड़ 2, जोड़ 5। संख्याएं तेजी से बढ़ती गईं। आधे घंटे बाद मैं एक चट्टान पर बैठा था। मेरे पैरों के पास सूख चुके छोटे छोटे राक्षसी जानवरों की लाशों का ढेर लगा था, और मेरे चारों ओर मंडराने वाली मच्छरों की सेना अब तारान 11 से बढ़कर 100 तारान हो चुकी थी। अब वे कुछ कीड़े नहीं रहे थे। वे एक काले बादल की तरह दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यही था कीट जाति इंसेक्ट स्वैम्प का सबसे डरावना गुण। जब तक उन्हें खून और मांस मिलता रहेगा,
वे अनंत संख्या में बढ़ते रहेंगे और हर दुश्मन के लिए एक कभी न खत्म होने वाला दुर्स्वप्न बन जाएंगे। मैंने सिस्टम में जमा हुए तारान 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स को देखा और नरसंहार रुकवा दिया। फिलहाल संख्या काफी है। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। अब मुझे संख्या नहीं, गुणवत्ता चाहिए। मैंने अपनी मुख्य मच्छर मिंगही की ओर देखा। लगातार खून चूसने और अपने सैनिकों को जन्म देने के कारण उसका आकार पहले से काफी बड़ा हो चुका था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, इवोल्यूशन पॉइंट पर्याप्त हैं। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। जंगल के बाहरी हिस्से में केवल एफ रैंक के कमजोर राक्षस थे। अगर मुझे ए रैंक का शिकार चाहिए तो और अंदर जाना होगा। तभी जंगल की गहराइयों से अचानक एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई दी। उसके तुरंत बाद एक लड़की की चीख गूंजी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यह म्यूटेंट आयरन आर्मर राइनो पागल हो गया है। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आयरन आर्मर राइनो, यह ए रैंक का शीर्ष पीक राक्षसी जानवर था। इसके शरीर में मौजूद शक्तिशाली खून मिंगहे के अगले विकास एवोल्यूशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। जहां तक उस लड़की को बचाने की बात थी, मैं बस ठंडी हंसी हंसा। मैं उन जोशीले नायकों जैसा नहीं था जो चिल्लाते हुए किसी सुंदर लड़की को बचाने दौड़ पड़ते हैं। मैं एक शिकारी था, और शिकारी हमेशा सही समय का इंतजार करता है। मेरे पीछे उड़ रहे 100 मच्छर काले लिबादे की तरह मेरे साथ साथ चलने लगे। आज किस्मत अच्छी है, शिकार खुद मेरे पास चला आया। मैं बिना कोई आवाज किए उस दिशा में बढ़ गया जहां अफरा तफरी मची हुई थी। मेरा इरादा साफ था, पहले गैंडा थक जाएगा, फिर आखिरी वार मैं करूंगा। उधर लिन वाने नाम की एक लड़की जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रही थी। वह तियानलान अकादमी की मशहूर हीलर थी। हर समय लोगों से घिरी रहने वाली ये लड़की इस समय पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। उसके पीछे लगभग 50 मीटर दूर एक विशाल कन आयरन आर्मर राइनोकन पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ रहा था। उसकी लाल आंखों में केवल विनाश की आग जल रही थी। 3 मिनट पहले ही उस लड़की का प्यारा कन लाइट स्पिरिट कन उस गैंडे के पैरों तले कुचलकर मारा जा चुका था। अब उसके पास चमत्कार की उम्मीद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अचानक गैंडे ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। उसी समय लड़की का पैर फिसला। वह सड़ी हुई पत्तियों से भरे कीचड़ में गिर पड़ी। उसने डरते हुए पीछे देखा। विशाल सींग उसकी ओर बिजली की गति से बढ़ रहा था। उसने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसकी जगह एक अजीब सी तेज भनभनाहट पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने कांपते हुए आंखें खोलीं, और जो उसने देखा वह दृश्य वह जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। गैंडे का विशाल सींग उसके चेहरे से केवल 10 सेंटीमीटर दूर रुक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। असल में गैंडे का पूरा सिर हजारों छोटे छोटे मच्छरों ने घेर लिया था। अगले ही पल आयरन आर्मर राइनो दर्द से भयानक चीख मारने लगा। वह अपना सिर झटकने लगा, जमीन पर सींग मारने लगा, पेड़ों से शरीर रगड़ने लगा, यहां तक कि जमीन पर लौटने लगा। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं पास के एक पेड़ की डाल पर खड़ा था, दोनों हाथ जेब में थे, चेहरा बिल्कुल शांत, मानो किसी अखाड़े में बैठा कोई अमीर आदमी जानवरों की लड़ाई का आनंद ले रहा हो। मैंने मन ही मन आदेश देना शुरू किया। पहली टुकड़ी, आंखों और मुलायम हिस्सों पर हमला। दूसरी टुकड़ी, नाक और सांस लेने का रास्ता बंद करो। तीसरी टुकड़ी, कानों के रास्ते सीधे दिमाग तक पहुंचो। मेरी उंगलियां पेड़ के तने पर एक खास लय में थपथपा रही थीं, और मेरी हर लय के साथ मच्छरों का झुंड किसी प्रशिक्षित सेना की तरह पूरी अनुशासन के साथ अपने अपने लक्ष्य बदल रहा था। लिन वाने स्तब्ध रह गई। वह जमीन पर बैठी यह सब देखती रही। कुछ क्षण पहले जो राक्षस अजेय लग रहा था, अब वही दर्द से तड़प रहा था। सिर्फ 1 मिनट के भीतर धड़ाम, विशाल गैंडा जमीन पर गिर पड़ा। धूल का बादल उठ गया। उसकी सांसें अभी चल रही थीं, चारों पैर झटके खा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। मैं पेड़ से नीचे कूदा, धीरे धीरे उस विशाल शरीर के पास पहुंचा। मैंने लड़की की तरफ देखा तक नहीं। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वह गैंडा था। मैंने हाथ उठाया, सब वापस आओ। अगले ही पल पूरा काला झुंड वापस मेरे चारों ओर आ गया। हर मच्छर का पेट ताजे खून से फूला हुआ था, और उन सब के बीच मुख्य मच्छर मिंगहे गैंडे के सींग पर बैठा था। तभी सिस्टम बोला, उच्च गुणवत्ता वाले ए रैंक रक्त का अवशोषण पूर्ण, विकास की सभी शर्तें पूरी, जातीय उत्क्रांति रेस एवोल्यूशन प्रारंभ। मेरी आंखों में उत्साह चमक उठा।
मैं साफ महसूस कर सकता था कि मानसिक संबंध के माध्यम से एक विशाल शक्ति मेरे शरीर में लौट रही थी। क्रैक क्रैक, मिनगहे के शरीर पर मौजूद काला कवच टूटने लगा। उसके अंदर से एक नई आकृति बाहर आई। अब उसका आकार लगभग मुट्ठी जितना हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके पंखों में था। अब उसके 4 रक्त रंग के पंख थे। उनके किनारे तलवार की धार जितने तेज थे। सिस्टम ने घोषणा की, उत्क्रांति सफल। नाम, ब्लड विंग एम्परर मच्छर, ब्लड विंग एम्परर मॉस्किटो। रैंक ए, नई क्षमता प्राप्त, एम्परर और अब यह एक साथ 1000 निम्न स्तर के कीटोकन को नियंत्रित कर सकता है। मैं मुस्कुराया। बहुत बढ़िया। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। लाल मणि जैसा चमकता हुआ सम्राट मच्छर आकर मेरी हथेली पर बैठ गया। तभी पीछे से लिनवा ने संभल कर खड़ी हुई। उसने मेरी पीठ को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। वह मुझे पहचान चुकी थी। यही तो वह लड़का था जिसे पूरी अकादमी निकम्मा कहती थी। मैं धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। मेरी आंखों में न दया थी, न चिंता। मैं केवल उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी सामान की कीमत आंक रहा हूं। मैंने गेंडे की लाश की ओर इशारा किया। इसका एक पैर मैं ले जा रहा हूं, बाकी चमड़ा और मांस तुम्हारा। इसे मेरी चुप्पी की कीमत समझो। लिनवा ने पूरी तरह हैरान रह गई। उसने सोचा था कि उसे बचाने के बाद मैं उससे दोस्ती करूंगा, या कम से कम उसका हाल पूछूंगा। लेकिन मैंने 2 कदम आगे बढ़कर ठंडी आवाज में कहा, अगर जीना चाहती हो तो आज जो देखा है उसका एक शब्द भी किसी से मत कहना। अगर किसी को पता चला कि मेरे पास इतनी बड़ी मच्छरों की सेना है। वह तुरंत घबरा गई। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कुछ नहीं देखा। ये गेंडा तुमने अकेले मारा है। सारी लूट तुम्हारी है। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर बिना समय गंवाए गेंडे का एक पैर काट लिया। काला बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलने वाली थी। उस पैसे से मैं अपना कुछ कर्ज चुका सकता था और अपनी मच्छरों की सेना के लिए बड़ी मात्रा में सस्ता मांस खरीद सकता था। मैंने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया। चलता हूं, और अपनी रक्त पंख वाली सम्राट मच्छर तथा बढ़ती हुई कीट सेना के साथ जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। मेरे पीछे उड़ रही मच्छरों की विशाल सेना काले लबादे की तरह मुझे ढांकती हुई जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। वहां केवल लिनवा ने अकेली रह गई, उस विशाल गेंडे की लाश के सामने खड़ी। कुछ पल तक वह उस शव को देखती रही। फिर अचानक उसके मन में एक डरावना विचार आया। पूरे स्कूल का सबसे निकम्मा समझा जाने वाला लड़का, उसने सिर्फ 1 मिनट में ए रैंक के शिखर स्तर के राक्षस को मार डाला। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब सब कुछ बदलने वाला है। तियानलान अकादमी केंद्रीय युद्ध अखाड़ा। पूरा स्टेडियम छात्रों और शिक्षकों से खचाखच भरा हुआ था। आज नए छात्रों की सालाना कॉम्बैट असेसमेंट थी। विशाल गोलाकार दर्शक दीर्घा में सीनियर छात्र और प्रोफेसर बैठे हुए थे। मंच के बीचों बीच रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अगला मुकाबला कक्षा 3-2 के लियू चियांग विरुद्ध कक्षा 3-9 के वांग बातियन। घोषणा होते ही पूरा स्टेडियम ठहाकों से गूंज उठा। अरे वही लड़का जिसने मृत अंडा निकाला था। सुना है इसे F रैंक का मच्छर मिला है। इस मैच की क्या जरूरत है, सीधे हार घोषित कर दो। लियू चियांग का C रैंक डेमन ऐप एक मुक्के में उसे चटनी बना देगा। सबकी हंसी के बीच लियू चियांग गर्व से अखाड़े में उतरा। उसका C रैंक डेमन ऐप लगभग 2.5 मीटर लंबा था, मांसपेशियों से भरा विशाल शरीर। वह अपनी छाती पीटते हुए दहाड़ने लगा। लियू चियांग मेरी ओर देखकर चिल्लाया, ओए निकम्मे, अगर डर गया है तो अभी घुटनों के बल बैठ जा। 3 बार सिर झुका, मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकल, तो आज तुझे अस्पताल नहीं भेजूंगा। तभी सुरंग के अंधेरे हिस्से से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धीमी, शांत, बिना किसी घबराहट के मैं बाहर आया। दोनों हाथ अब भी जेब में थे। सूरज की रोशनी मेरे पीले चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने लियू चियांग की ओर देखा तक नहीं। सीधे रेफरी से पूछा, शुरू कर सकते हैं। रेफरी ने नाराज होकर मेरी ओर देखा। उसे मेरा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने नियम बताए, जो पहले हार माने या लड़ने लायक न रहे वही हारेगा। जानबूझकर किसी को मारना या अपंग बनाना मना है। मुकाबला शुरू। मरने की इतनी जल्दी है? लियू चियांग गुस्से से गरजा। डेमन ऐप, स्मैश कर दो इसे। रॉक ब्रेकर पंच, विशाल बंदर तोप के गोले की तरह मेरी ओर दौड़ा। उसकी मुट्ठी पर पीली ऊर्जा चमक रही थी। पूरा अखाड़ा उसकी ताकत से कांप उठा। अगर यह मुक्का लगता तो मेरा शरीर चूर चूर हो जाता। दर्शक दीर्घा में बैठी लड़कियां चीख उठीं। ऊपर VIP सीट पर बैठा ली यातन वाइन का गिलास घुमाते हुए मुस्कुरा रहा था। बेकार मुकाबला, एक तरफा जीत। लेकिन अगले ही पल
पूरा स्टेडियम जम गया। मैंने बचने की कोशिश भी नहीं की, बस हल्का सा सिर एक तरफ किया और चुटकी बजाए। टक, उसी क्षण एक लाल बिजली हवा को चीरती हुई निकली। उसकी गति आवाज से भी तेज थी। डेमन एप की मुट्ठी मेरे चेहरे से केवल 1 इंच दूर आकर रुक गई। उसका विशाल शरीर उसी मुद्रा में जड़ हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह दहाड़ना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। अगले ही पल वह दोनों घुटनों के बल मेरे सामने गिर पड़ा। उसके माथे पर केवल एक छोटा सा लाल बिंदु दिखाई दे रहा था। मैंने नीचे झुककर उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया। बस यही है तुम्हारा सी रैंक बीस्ट। दूर खड़ा लियू चांग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसके पीछे हवा में एक खूबसूरत लाल मच्छर मंडरा रहा था। वही ब्लड विंग एम्परा मच्छर। अभी कुछ क्षण पहले उसने सुपरसोनिक गति से डेमन एप के माथे को भेद दिया था, सीधे उसके मस्तिष्क के नियंत्रण केंद्र को नष्ट किया और पीछे से बाहर निकल आया। पूरा स्टेडियम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। जो लोग कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके मुंह खुले हुए थे, लेकिन आवाज किसी के गले से नहीं निकल रही थी। वीआईपी सीट पर बैठा ली यातन भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके हाथ का वाइन ग्लास कांप उठा। वह लाल मच्छर को घूरता रह गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। मैं नीचे झुका, डेमन एप के गाल पर हल्की थपकी दी, फिर मुस्कुराकर बोला, केवल बड़ा शरीर होने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। मैंने पूरे स्टेडियम की ओर देखा, फिर मेरी नजर कांपते हुए लियू चांग पर टिक गई। अब भी चाहता है कि मैं घुटनों पर बैठूं। लियू चांग के पैरों से जान निकल गई। वह सीधे जमीन पर बैठ गया। रेफरी काफी देर बाद होश में आया। कांपती आवाज में बोला, विजेता वांग बातियन। मैं बिना कोई जश्न मनाए मुड़ गया। न कोई भाषण, न कोई धमकी, क्योंकि मेरे लिए ये जीत कोई मायने नहीं रखती थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने जेब में रखे उस आवेदन पत्र को छुआ। वाइल्डनेस सर्वाइवल ट्रायल। असल मंच तो वहीं मेरा इंतजार कर रहा है। उसी रात त्यानलान शहर की सीमा, 7वां सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र, ब्लड डांस वेस्टलैंड, विशाल सरचलाइटें कांटेदार तारों और चौकियों के बीच घूम रही थीं। यहीं से मानव सभ्यता समाप्त होती थी और राक्षसी जंगल शुरू। तारों के बाहर लाल जहरीली धुंध से ढका अंतहीन जंगल फैला हुआ था, जहां अनगिनत खूंखार दैत्य रहते थे। सामान्य छात्रों के लिए ये जगह मौत थी, लेकिन मेरे लिए यही स्वर्ग था। एक सैन्य ट्रक चौकी पर आकर रुका। उससे दर्जनों प्रतिभाशाली छात्र उतरे। ये सभी पहले चरण की परीक्षा पास कर चुके थे। अब इन्हें 3 दिन तक इस जंगल में जीवित रहना था। ज्यादातर छात्रों के चेहरों पर डर और उत्साह दोनों थे, लेकिन मैं सबसे अलग खड़ा था। मेरी पीठ पर एक खाली बैग था और पैरों के पास लगभग 100 किलो सड़ा हुआ सस्ता मांस भरा एक विशाल बोरा रखा था। तभी पीछे से व्यंग्य भरी आवाज आए, अरे हमारे वन शॉट किंग भी आ गए। ली यातन अपने साथियों के साथ मेरी ओर आया। उसने मेरे मांस के बोरे की ओर देखा और हंसते हुए बोला, सुना है अपनी सारी जमा पूंजी इसी घटिया मांस पर खर्च कर दी। क्या जंगल में बारबेक्यू पार्टी करने जा रहे हो? मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं, चुपचाप बोरा कंधे पर उठाया। उससे टकराते हुए बस इतना कहा, रास्ता छोड़ो। मैं सीधे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। उसके साथियों ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन ली यातन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह मेरी पीठ को घूरते हुए धीमे से बोला, जल्दी मत करो, इस जंगल में लोगों का मर जाना आम बात है। अंदर जाने दो, फिर आराम से इसे खत्म करेंगे। करीब आधे घंटे बाद मैं जंगल के 5 किलोमीटर अंदर पहुंच चुका था। मैंने न मुख्य रास्ता चुना, न उन जगहों को जहां बड़े राक्षस रहते थे। मैं केवल उन अंधेरी, गीली, दलदली जगहों की तलाश कर रहा था, जहां जहरीले कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा पाए जाते थे, क्योंकि मेरी सेना को बढ़ाने के लिए यही सबसे उपयुक्त जगह थी।